हमारे साथ जुड़े हैं देवेंद्र चौकसी, एमडी केआर चौकसी इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के। अमर जी, देवेंद्र सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। देवेंद्र सर, पहला क्वेश्चन सर, ये जो मार्केट सर एक कंसोलिडेशन फेज में आ चुका है और हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि 17,000 से लेकर 18,400 तक तो एक वन वे रैली देखने को मिली थी। दैट सर, ये केवल रिजल्ट ड्रिवन रैली थी, जो कि अब रिजल्ट आने के बाद थोड़ा सबसाइड हो गई है। अब नए कुछ फ्रेश ट्रिगर्स की तलाश है मार्केट को। So, good afternoon, Vivek, and thank you for having me on the show. I think जो हिसाब से मार्केट के अंदर सेक्टर रोटेशन बदल हो रहा है, आई थिंक उसके अंदर ही हम ध्यान देते हैं. आई थिंक दैट विल गिव यू द आंसर टू हाउ द मार्केट इज गोइंग टू बिहेव हियर आफ्टर. In the second quarter of earnings, you would have noticed that commodity and commodity related businesses have suffered maximum. And that is where probably I think the investors have either lost money or they have not made enough amount of money. And the companies which are operating in this particular domain space, I think have not generated return for investors, and maybe in some cases negative returns also have been generated. Exactly. Now, I think the situation is possibly turning for better. The pain points of the second quarter as far as the commodity related business is concerned, I think is getting over. Commodity prices are behaving well. They are much more stable than before. And at the same time, I think there is no such kind of threat of losing money because of the pipeline inventory of a higher cost and the actual price of commodity at a lower level. Those areas are gone now. So obviously, I think that particular situation has caused the market to stagnate a bit. I think उसका थोड़ा market के अंदर एक रुकाव आया है. मेरा ऐसा मानना है कि I think जो sectors अभी rotate हो रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दें. Current situation के अंदर banking and financial sector, public sector banks included, automobile and automobile ancillary sector, उसके अंदर भी एक I think एक सुधार आया है. तो मैं ऐसा समझता हूँ कि सिलेक्टिव आई थिंक स्ट्रेंथ इज आल्सो गोइंग टू बी ऑपरेटेड इन सम ऑफ द लार्ज आईटी कंपनीज, इंक्लूडिंग सम ऑफ द लार्ज फार्मा कंपनीज के वहाँ पे बिजनेस मॉडल इज बेसिकली सजेस्टिंग हायर अमाउंट ऑफ ग्रोथ. तो थोड़ा बदलाव चल रहा है. तो ये बदलाव के समय के अंदर मार्केट कंसोलिडेट होता है, वहाँ पे एक उसका एक स्थगित हो जाता है. ये बदलाव कंप्लीट होते ही मेरे ख्याल से मार्केट के अंदर एक आपको अच्छी रैली देखने मिलनी चाहिए. मे बी आई थिंक मिडल ऑफ दिसंबर ऑनवर्ड्स और मे बी आई थिंक इन द जनवरी फर्स्ट वीक ऑनवर्ड्स. we'll have to wait and see. ग्रेट सर. देवेंद्र सर, सर ये जो जीडीपी अनुमान है, क्या लगता है सर, अगर ये 7.5 ट्रिलियन, हम कहते हैं 6 ट्रिलियन 7 ट्रिलियन भी हो जाते, यानी कि लगभग हम यहाँ से डबल की तरफ चले जाते, तो सर सेंसेक्स पहले 1 लाख होगा या जीडीपी पहले 6 या 7 ट्रिलियन होगी? So market I think runs ahead of the actual economy number. तो वो बात के ऊपर ध्यान दे तो I think the market will probably reflect double the size compared to the economy little earlier. So वो बात definitely बरकरार रहेगी, ऐसा मेरा मानना है. और वेरी सीरियस नोट के ऊपर आप इंडिविजुअल कंपनीज या ग्रुप को भी आप देखो कि जो इस सब से लोग ने अपने कारोबार का एक शेप देना चालू किया है, तो आई थिंक यू विल प्रॉब्ली फाइंड सम काइंड ऑफ एन आंसर. The likes of Reliance Group, Adani Group, Tata Group, Bajaj Group, HDFC Group. I think ये सब कंपनियों के अंदर आप एक बार नजरिया रखो तो एक चीज उसके अंदर सामने से उभर के आती है कि each and every group and the companies therein, they are talking of growing their business. They are talking of growing the size of the business. जैसे सबसे दिग्गज कंपनी रिलायंस, तो करीबन ये साल 1,30,000 करोड़ का उसका ईबिटा मार्जिन ईबिटा आता है. तो अगले 3-3.5 साल के अंदर ये बीटा करीबन 2,60,000 से 3 लाख करोड़ के बीच में आएगा. तो मे बी आई थिंक वन कैन गेट एन एंडोर्समेंट कि इकोनॉमी को शायद यहाँ से डबल होना है, तो ऑब्वियसली कंपनीज उसके पहले डबल रहेगी. एंड दैट इज वेयर प्रॉब्ली आई थिंक यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी इन योर इन्वेस्टमेंट्स. बिल्कुल. सर, अमेरिका में अगर देखें तो जिस तरह के ट्रिगर्स चल रहे हैं, लाइक कि क्रेडिट कार्ड की बात हो रही है कि अब लोग लोन रीफाइनेंस नहीं करा रहे हैं क्योंकि वो ज्यादा महंगा पड़ रहा है और वो क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं. सर, इस तरह की ये पहला फेस होता है ये कि 2008 की कुछ चीजें याद आती हैं, इसी तरह की कुछ चीजें होना शुरू हुई थी और बाद में वो एक विकराल रूप हम कह सकते हैं कि थोड़ा बन गया था. सर, ये फियर है क्या माइंड में? तो मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक जो हिसाब से फेड ने पहले लिक्विडिटी क्रिएट की इकोनॉमी के अंदर और अभी जो टाइटनिंग प्रोसेस कर रहे हैं,
दोनों जगह पे आई थिंक काफी गलतियां हुई है। अपने सरप्लस लिक्विडिटी डाल के सिस्टम के अंदर कंज्यूमर के बिहेवियर को चेंज कर दिया है। द वे इन विच द कंज्यूमर वाज स्पेंडिंग मनी, he has been spoiled completely to spend that kind of money in an extravagant way. So to a greater extent, I think उसको कंट्रोल में लाना है तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा के उसको कंट्रोल में लाना पड़ेगा। एंड इफ यू आर बेसिकली इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन फास्ट फॉरवर्ड मैनर, जो हिसाब से आज की तारीख में फेड कर रहा है, मेरे ख्याल से इट इज गोइंग टू क्रिएट अनदर सुसाइडल आउटकम। क्योंकि हमने ऐसा देखा है कि जब भी आप दाम बढ़ाते हो तभी आई थिंक ज्यादातर इकोनॉमी के अंदर आप नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्रिएट कर देते हो बाय डिफॉल्ट, एंड वो चीज के ऊपर हम जाते हुए देख रहे हैं फेड को। So I think it's not going to be an easy ride. I think what they are trying to do in hurry is not going to happen. And at the same time, उसका मेरा ऐसा मानना है कि उसके साइड इफेक्ट्स आएंगे वो काफी स्ट्रॉन्ग आ सकते हैं। Unfortunately, I think we'll have to pass through this particular process, क्योंकि पिछले 2 साल के अंदर जो लिक्विडिटी, इजी लिक्विडिटी मार्केट के अंदर दी गई है, अभी यहाँ से थोड़े पैसे वापस विड्रॉ भी करना है तो उसका पेन जरूर आएगा। एंड आई थिंक दैट पेन विल बी फेल्ट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। Some of the larger economies I think would be facing much more pain than economy like India, कि जहाँ पे I think systematically हमने फ्री लिक्विडिटी को कंट्रोल में रखा हुआ है। आई थिंक मैं ऐसा मानता हूँ कि आई थिंक वील हैव टू पास थ्रू दिस पर्टिकुलर प्रोसेस अनफॉर्चुनेटली। मे बी आई थिंक दैट इज वेयर आई वुड ऑलवेज रेकमेंड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस कि दोज कंपनीज विच आर लेस वल्नरेबल टू दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, इकोनॉमिक शॉक्स, उसके ऊपर आप ज्यादा फोकस करें। आई थिंक स्मॉलर कंपनीज मिड टाइप टीयर कंपनी है जिसके अंदर वल्नरेबिलिटी बहुत ज्यादा है ये इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस की, उसके ऊपर शायद कम फोकस रखेंगे तो अच्छा रहेगा, बिकॉज आई थिंक दैट इज वेयर प्रॉब्ली यू कैन सेफगार्ड योर कैपिटल। देवेंद्र सर, आपके यहाँ पर क्लाइंट्स का क्या मूड चल रहा है सर? जो बड़े क्लाइंट्स हैं, क्या छुट्टियां अभी से ले लें और क्रिसमस पर लौट आएं? ये भी एक तरीका है? नहीं नहीं, आई थिंक इंडियन इन्वेस्टर इज पॉसिबली मैच्योर्ड अ लॉट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक काफी हद तक आई थिंक उन्होंने एक स्टेडी इन्वेस्टमेंट का अप्रोच रखा है। दे आर नॉट बीइंग ड्रिवन बाय द नी-जर्क रिएक्शंस इन द मार्केट, neither currently I am experiencing anybody I think operating with a FOMO mentality. तो आई थिंक मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक दिस इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि एक बिहेवियर के हिसाब से देखो इन्वेस्टर का, तो इन्वेस्टर सिस्टमेटिकली फंड्स मार्केट में लाता है और सिस्टमेटिकली अपने पोर्टफोलियो के अंदर इन्वेस्ट करता है। ही इज वेटिंग फॉर द न्यू आइडियाज टू कम एंड देन स्टडी दैट आइडिया एंड देन ही इज इन्वेस्टिंग मनी इनटू द मार्केट। So I think it is all going on in a very systematic manner. Nobody is basically showing any hurry to invest into the market. At the same time, market में जब भी दिग्गज कंपनी के दाम करेक्ट होते हैं तो आई थिंक ये इन्वेस्टर, जैसे पहले वो रिफरेंड होते थे मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, आज की तारीख में दाम करेक्ट होते हैं तो आई थिंक दे आर मोर इंटरेस्टेड इन बाइंग एट लोअर लेवल्स। तो ये एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ शिफ्ट में बिहेवियर के अंदर देख रहा हूँ। आई थिंक मोर और लेस आई थिंक वी आर गेटिंग अ कंफर्मेशन in every fall there is a buy which is happening into the market, and that is giving me good amount of clarity। ये market directionally I think आगे अच्छी तरह से जा रहा है। every fall is basically inviting new investment into the market। बिल्कुल सर, पहले कहा जाता था कि सर दिसंबर में एफआई छुट्टी पर चले जाते हैं। सर अगर हम ट्रेंड उठाकर देखें तो पिछले 3 साल से वो छुट्टी पर ही चल रहे, 2 साल से तो छुट्टी पर ही चल रहे थे। 2021 के बाद तो उन्होंने लगातार करीब 4 लाख करोड़ की सेलिंग कर दी, और इस साल भी अब नवंबर मंथ में हम कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत बाइंग की है, अदरवाइज तो वो सेलिंग ही कर रहे थे 2022 में भी। सर क्या लगता है कि दिसंबर में एफआईज इस एंटीसिपेशन में कि Q3 अर्निंग्स भी हमारी अच्छी होंगी, Q2 अर्निंग्स भी हमारी इतनी बुरी नहीं थी, आई मीन बैंकिंग को हम देखें तो ठीक ही था, और कुछ एक सेक्टर्स जहां पर कि कमोडिटी का एक लैग इम्पैक्ट था वहां पर हमने थोड़ी सी अर्निंग हिट होते हुए देखी, लेकिन उनमें जो मैनेजमेंट की कमेंट्री थी, ज्यादातर मैनेजमेंट से हमने भी बात की तो उन्होंने कहा कि Q3 से हमारा आउटलुक सुधरता हुआ दिख रहा है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध को भी मार्केट ने थोड़ा डाइजेस्ट कर लिया है। सर क्या Q3 में कुछ ऐसा माहौल तैयार हो रहा है कि अर्निंग के बेसिस पर एफआईज लौट सकते हैं? Q3 के अंदर अर्निंग के बेसिस से भी अंदर एफआईज आ सकते हैं, और साथ में बजट रिलेटेड एलोकेशंस जो इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ आगे बढ़ने की संकेत दे रहे हैं, उसके हिसाब से भी एफआईज विल एंटर इनटू द मार्केट। जहां तक एफआईज का सवाल है उसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। एक इन्वेस्टर है जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करता है,
दूसरा जो ट्रेडर है जो ETF के माध्यम से नए फंड लाता है और ट्रेडिंग करता है। जो ETF के माध्यम से जो फंड लेके आता है मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करने के लिए, वो ले बेच करके मार्केट के अंदर चलता है। तो मेरे ख्याल से शायद आपने जो अभी इंडिकेशन दिया वो दिसंबर के अंदर, इफ एट ऑल द सेलिंग टेक्स प्लेस, इट विल बी आई थिंक लार्जली कमिंग आउट फ्रॉम द ETF. Investor is not likely to sell. So I think maybe we'll have to wait. If the trader is selling in the market when the prices and the values come down, तो एक buying opportunity बनेगी investor के लिए, because in following months thereafter they will once again return back into the market with the new liquidity that they will bring into India. In fact, I think ये साल के अंदर एक ऐसी उम्मीद बनती है कि दूसरे जो मार्केट से वहाँ पे इकोनॉमी कंपेरेटिवली आई थिंक सजेस्ट नहीं कर रही है इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने के लिए। तो आई थिंक एडवांटेज इंडिया सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि जहाँ पे न्यू फंड आर लाइकली टू कम इनटू इंडियन मार्केट इन द कैलेंडर ईयर 23। तो वो प्रक्रिया मैं समझता हूँ कि शायद दिसंबर मिड से चालू हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। लेट अस वेट एंड सी, बट हायर अमाउंट ऑफ एलोकेशन ऑफ फंड is definitely on the cards as far as calendar year 23 is concerned. देवेंद्र सर, PSU बैंक्स ने एक अच्छी रैली दिखाई है पिछले कुछ दिनों में। सर 50-50% ज्यादातर स्टॉक चल चुके हैं। इफ वी टॉक अबाउट महाराष्ट्र बैंक, 18 रुपए का शेयर 28-30 रुपए तक पहुंचा। इफ वी टॉक अबाउट यूनियन बैंक, 40 रुपीज का शेयर ऑलमोस्ट 80 की रेंज तक पहुंचता हुआ दिखाई दिया, ऑलमोस्ट 100%। सर अगर इस पॉइंट पर हमें कुछ बैंक्स में चुनने हो तो प्राइवेट वर्सेस PSU, आप कहाँ प्रेफर करेंगे? इट्स एन इंटरेस्टिंग पॉइंट एक्चुअली। आई थिंक जो हिसाब से पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर वैल्यूएशन के माध्यम से देखो तो पब्लिक सेक्टर बैंक नीचे के वैल्यूएशन के अंदर ट्रेड कर रही थी, और आज की तारीख में भी इन स्पाइट ऑफ रिकवर इन द प्राइस आई थिंक दे आर स्टिल अवेलेबल एट डिस्काउंटेड वैल्यूएशन। उसके सामने उसके फंडामेंटल देखो तो फंडामेंटल इंप्रूवमेंट्स काफी अच्छे तरह के बन रहे हैं। लायबिलिटी साइड मैनेजमेंट इज आई थिंक फार बेटर देन व्हाट इट वाज एवर बिफोर। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का जो प्रेशर था बुक्स के अंदर वो निकल चुका है कंपैरेटिवली। ऑन द कंट्री दे आर रिसीविंग न्यू मनी बाय वे ऑफ आई थिंक व्हाटएवर द अर्लियर एसेट्स दैट नॉन परफॉर्मिंग एसेट दैट दे प्रोवाइडेड फॉर। और जो मैनेजमेंट को 10 साल की एक मंजूरी मिली है अंदर नए कायदे से, तो ये भी एक पॉजिटिव डायरेक्शन गिना चाहिए। तो मेरे ख्याल से पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर रीरेटिंग डेफिनेटली पॉसिबल है और शायद कंटिन्यू रहेगा। मेरा अप्रोच ऐसा रहा है कि अगर आप लैंडिंग इंस्टीट्यूशन के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आपको साइज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज इंडिया की इकोनॉमी करीबन 8 ट्रिलियन या $7.5 ट्रिलियन होती है। तो ऑब्वियसली द बिगर द साइज बेटर इट वुड बी एज फार एज आई थिंक द बोरोवर इज कंसर्न, बिकॉज इफ एवरी बोरोवर वांट्स टू हैव मनी द स्मॉलर बैंक्स कैन नॉट गिव दैट मनी। छोटी बैंक को पैसा नहीं दे पाएगी तो बड़ी बैंक को पैसा दे पाती है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक इट विल बी अ गुड टाइम फॉर द बिगर बैंक्स गोइंग फॉरवर्ड। मे बी इन सम ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर ये बैंक हमें मिल रही है तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस रखें। एटलीस्ट उसके अंदर आपको ज्यादा नहीं पर 30 साल के अंदर डबल होने का संभावित चांस मिलता है आपको, तो उस हिसाब से आपको उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट का फोकस रखना चाहिए। छोटी बैंक के अंदर भाव बढ़ेंगे बट वो ज्यादा उत्साह में बढ़ेंगे। एक्चुअल परफॉर्मेंस का आप देखें तो परफॉर्मेंस शायद बड़ी बैंकों के अंदर ज्यादा मिलना चाहिए, लाइक्स ऑफ SBI, लाइक्स ऑफ BOB, लाइक्स ऑफ HDFC। यहाँ पे साइज बड़ी है तो उनके लिए परफॉर्मेंस बहुत स्वाभाविक है डबल होने के लिए अगले 3 साल के अंदर। तो मे भी उसके अंदर दाम भी 3 साल के अंदर बढ़ सकते हैं। सर अगर कोई बंदा कोई इन्वेस्टर अपना पोर्टफोलियो बना रहा है एंड उसको पिक करना है कि उसको अपने पोर्टफोलियो में IT स्टॉक रखने चाहिए, बैंकिंग या मेटल। सर बैंकिंग चूंकि ऑल टाइम हाई पर चल रही है, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट, और IT अपने हाई से करीब 30% नीचे है, मेटल का भी सेम हाल रहा है। तो सर वैल्यू बाइंग के तौर पर IT या मेटल में से कुछ चुनना चाहिए या बैंकिंग पर भी बैंकिंग को अपने पोर्टफोलियो में ज्यादा वेटेज देना चाहिए? आई थिंक इट्स अ नो ब्रेनर, बैंकिंग इज गोइंग टू बी द ड्राइवर, क्योंकि जो हिसाब से इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ आ रहा है वहाँ पे नए फंड्स की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। तो बैंक विल बी द वन आई थिंक विच विल बी प्रोवाइडिंग न्यूअर फंड्स एंड आई थिंक देयर बिजनेस इज मोर सिक्योर। एट द सेम टाइम डिजिटल बैंकिंग प्रोसेस जो हिसाब से आगे बढ़ रहा है, मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक बैंक एज एन ऑर्गेनाइजेशन will earn not only from lending business but they will also earn from fee based businesses. So I think I would probably say stronger with my approach on the investing into the banks. Metal as a commodity, I think definitely demand scenario is remaining strong.
बट मैं नहीं मानता हूँ कि मेटल के अंदर वोलाटिलिटी में से आप बाज रह सकते हो. Volatility can probably hurt many investors. So instead of, I think, giving the premium to volatility, I would rather play safe with some of the banking and IT companies. I think where probably your investment remains really safer and grow as well at the same time. Maybe some of the good quality banks and IT companies can grow 100% in 3 years to 3.5 years. So that is where I will keep my focus for investment. देवेंद्र सर, लास्ट क्वेश्चन सर. ये टैरिफ जो भारतीय एयरटेल ट्राई कर रहा है एक दो सर्कल में बढ़ाने का, इसको लेकर कुछ टेलीकॉम कंपनीज पर पॉजिटिव व्यू रखना चाहिए या अभी रुकना चाहिए? मेरे ख्याल से I think definitely we are heading in the right direction as far as I think increase in the tariff is concerned. And I think with this kind of volume and the data consumption minutes that we are seeing, this is going to be, I think, a positive for most of the telecom companies. ये समय मेरे ख्याल से अंदर आई थिंक आप अच्छा देख सकते हो अगले समय के लिए. करीबन 200 रुपये का आरपू जिसकी हम बात कर रहे हैं, आई थिंक वो दैट इज गोइंग टू बी अ रियलिटी. And I think the 5G implementation will drive the data throughput very fast. So absolutely, on a higher volume of data, if you are basically having an average collection of 200 rupees, I think that could possibly generate a significant amount of revenue for the telecom companies. Of course, currently, उनके जो return of investment के जो ratios है, they are not very healthy. But in my viewpoint, I think with the volume picking up and with the price increasing, both of them should help, I think, many of the telecom companies, at least particularly those which are listed in 2-3 companies. थैंक यू देवेंद्र सर, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए और हमारे शो पर जोड़ने के लिए.